हाँ भाई, तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था ऑफ बोर प्रिंसिपल पर, और उसके बाद हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियस की डिस्कशन को कर लिया था। मैं उसी से बात को आगे बढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में डिस्क्राइब कर दूं मैं। देखो, लफ्ज़ है एटॉमिक। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई, तो इसके माने हमारे पास क्या होते हैं एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियाई के? एटम का रेडियस, और रेडियस हमेशा सर्कुलर बॉडीज का होता है। सर्कुलर बॉडीज मींस हमारे पास एटम भी एक सर्कुलर बॉडी है। रेडियस किसे कहते हैं? रेडियस के माने होते हैं कि भाई, आपकी किसी भी सर्कुलर बॉडी के अंदर उसकी बाउंड्री से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, इट इज मीन टू बी एज द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या ऑफ दैट बॉडी या ऑफ दैट शेप। सही है। तो अब हमारे पास एटम का भी इसी तरह का मामला है कि एटम का भी रेडियस होता है, और वो उसकी बाउंड्री से लेके सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है हमारे पास। सही है। तो एटॉमिक रेडियस एटम का रेडियस, आयनिक रेडियस आयन का रेडियस होता है। आयनिक रेडियस भी उसी तरीके से होता है जैसे एटम का होता है, बस उसे हम आयनिक रेडियस का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में डिफरेंस कहाँ आता है, मैं जरा ये समझा दूं। एटम और आयन में कोई फर्क नहीं है, एटम और आयन दोनों एक ही चीज हैं। लेकिन हमारे पास डिफरेंस किस जगह आता है? एटम और आयन के अंदर हमारे पास डिफरेंस इस जगह आता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एटम के ऊपर चार्ज आ जाए, तो वो आयन कहलाता है। अगर एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो आयन कहलाने लगता है। अब उस आयन का जो रेडियस निकलेगा, दैट्स मीन टू बी द आयनिक रेडियस। सही है। हम आगे बात स्टार्ट करते हैं अपनी। हमारे पास तीन बड़ी अहम चीजें हैं, हमें उनको समझना है। आज एक साथ कोशिश करेंगे, तीनों को एक साथ समझते हैं। सबसे पहली हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मींस द आई पी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास इस चीज का नाम है। आइए इसको आगे हम कंसिडर करते हैं अपने पास। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from an atom। कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ आप लिखते जाएं, ताकि फिर जो है मैं इसे रब करूंगा तो आपको कोई मसाइल पेश ना आए। कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं भाई? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। पहली चीज हमें ये देखनी है। दूसरी चीज जो हमारे पास है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसको सिंबलाइज करते हैं हम ई एन से। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हमारे पास आ गई है। अच्छा, अजान इख्तिताम करती है, फिर हम बात करते हैं। साथ साथ लिखते जाना, मैं लिखवा। देखो, हमारे पास तीन डेफिनेशन इस वक्त बोर्ड पर मौजूद हैं। पहली डेफिनेशन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड द थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कहती है? कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है? द फोर्स ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहते हैं? द एनर्जी चेंज विच ऑकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं अब आपको समझा दूं।
बिल्कुल, मैं आपको अब ये बात समझा दूं सही तरीके से कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं और इन तीनों चीज़ों में क्या बातें हैं। देखो, एक एटम है फॉर एग्जांपल, हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है और हम जानते हैं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में है, इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में जंप करता है, तो व्हाट डू यू थिंक क्या करता है? एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? क्या समझते हैं आप लोग? अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक? इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा या गेन करेगा? बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। दैट्स गुड। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज कर देगा। तभी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया जा रहा है कि उसकी एनर्जी रिलीज हो गई तो वो नीचे उतर गया। अच्छा, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई कर दूं, कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर ले, तो वो जंप कहां करेगा? नीचे या ऊपर? कहां जाएगा वो? अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो कहां जंप करेगा? ऊपर की जानिब या नीचे? लाजिम सी बात है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की जानिब जंप करेगा। कंसिडर करो कि ये एक एटम है, ये एटम का लास्ट शेल है, इस लास्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करा देता हूं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर, ऊपर तो एटम खत्म, दिस इज द लास्ट शेल, एटम से बाहर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा। आओ पढ़ते हैं सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे हम इस्तेमाल करें इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकालने के लिए, विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां पर जो एनर्जी हमने इस्तेमाल की, जिसकी मदद से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर आ गया, इस एनर्जी को हम नाम देंगे अपने पास क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां मार्केट में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस मार्केट में मौजूद है। अब यहां पे सीन क्या है? सीन यहां पे ये है, कंसिडर करते हैं दो एटम्स। एक एटम है एटम ए और एक एटम है एटम बी। अच्छा, बी का जो लास्ट सेल है ये कंप्लीट है, यानी कि बी को इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन इस वक्त मार्केट में आया, ए को अपना लास्ट सेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ए जो इलेक्ट्रॉन मार्केट में इस वक्त आया है, ये किसे चाहिए? ए को या बी को? क्या समझते हैं आप? ये इलेक्ट्रॉन ए को चाहिए या इलेक्ट्रॉन बी को चाहिए? मैं बात रिपीट कर देता हूं अपनी वाली। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम के अंदर लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हमने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की, और जब हमने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की तो वो इलेक्ट्रॉन अपने इस लास्ट शेल से, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन होती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऊपर, ये जंप करा और एटम से बाहर निकल गया। तो क्या कहा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाई कि जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन को और वो ऊपर आ गया, बाहर निकल गया एटम से। अब ये इलेक्ट्रॉन ए को चाहिए या बी को? बी का लास्ट सेल कंप्लीट है, ए के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की जगह। व्हाट डू यू थिंक? ए को चाहिए ये इलेक्ट्रॉन या बी को? तो सिंपल सा इसका जवाब है कि सर ए को ये इलेक्ट्रॉन चाहिए। मिसाल छोटी सी कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस जगह बैठा हूं और सामने टेबल के ऊपर जो है वो एक ग्लास पानी रखा है और मुझे शदीद प्यास लग रही है। मैं पानी को देखकर ये कहूं कि हाँ यार पानी है, मुझे प्यास लग रही है, पानी है, मुझे प्यास लग रही है, पानी, मुझे प्यास लग रही है। तो मेरी प्यास बुझ थोड़ी जाएगी पानी को देख देख के। मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे उसकी तरफ जाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे उसकी तरफ अपनी अट्रैक्शन दिखानी पड़ेगी, तभी तो कुछ होगा। मुझे उसकी अपनी तरफ लाने के लिए उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो ये ए इस बी को हासिल करने के लिए, ये एटम ए इस इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है, अपनी जानिब खींचता है। तो क्या कहते हैं? द फोर्स ऑफ एन एटम। कौन खींच रहा है? एटम खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब। द फोर्स ऑफ एन एटम, एक एटम की सलाहियत टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो शेयर किया गया है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किया गया है या लूज किया गया है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचे। खींचने की जो सलाहियत है टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक एटम की वो सलाहियत, जिस कुव्वत, जिस ताकत की मदद से वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचता है, उसे हम नाम दे देते हैं अपने पास क्या? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का। बात यहां तक आपको समझ में आ गई?
अब लाजमी सी बात है, जब ए एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन उसकी जानिब आ जाएगा, तो ये सिंपल सा फिनोमेना है। भाई एक बात बताओ, वीडियो सबकी हैंग हो रही है क्या? वीडियो लैग कर रही है सबकी? मेजॉरिटी की नहीं कर रही बेटा, एक आप है और एक और मुस्कान साहिबा है, उनकी वीडियो कर रही है। तो थोड़ा सा इंटरनेट का फ्लक्चुएशन आप लोगों की तरफ से आ रहा होगा। फिर अगर सबकी करेगी तो इसका मतलब मेरा भी इंटरनेट खराब चल रहा होगा ना, तो सबकी नहीं कर रही है। देखो थोड़ी देर अगर नहीं होता है, समझ में नहीं आता मामला, जरा वीडियो हैंग करने लगती है तो मुझे बताना, फिर रिकॉर्ड तो होगा वैसे भी लेक्चर ये। खैर बहरहाल, क्या कहा हमने कि एटम ने, ए एटम ने इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच लिया। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच लिया तो सिंपल सी बात है, ये इस इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अपनी जानिब खींचा है ना, घर ले आके सालन थोड़ी बनाएगा, इसका सालन नहीं बनता। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ये जो एटम ए है, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपने वैलेंस शेल में। अच्छा, जब गेन करेगा तो आओ मैं समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं बाजार से सामान खरीद कर वापस आ रहा था। वापसी में मुझे जो है वो मेरी गली के एक अंकल नजर आए, उनके हाथ में भी कुछ सौदा सुल्क था। तो मैंने कहा अंकल आप मेरी थैली में ही रखवा दें, आप घर तक तो जा ही रहे, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आपका घर मेरे 2 घर आगे है, तो आप बस थैली में रखवा दीजिए और फिर हम घर चलते हैं। अच्छा, मैं जो थैला हाथ में पकड़े सामान का ला रहा था, उसमें पहले से जो है वो 5 किलो का वजन था। अब समझ लो वजन से मुराद एनर्जी है, वजन से मुराद फिलहाल समझ लो एनर्जी है। उसमें पहले से 5 किलो का सौदा सुल्फ था, तो वजन था। अब मैं जब अंकल का सौदा सुल्फ अपनी थैली में रख लूंगा, तो मुझे बताइए, वजन था और वजन आ रहा है, तो क्या वजन में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या चेंज आएगा या नहीं? हाँ या ना? क्या सीन है बताइए। आपने जब इस सिनेरियो में देखा कि आपके पास पहले से कुछ वजन था और आपने किसी और से भी ले लिया, तो लाजिम सी बात है कि वजन में कुछ तब्दीली आएगी, वजन में चेंज आएगा। कंसिडर करते हैं कि वजन एनर्जी था, एटम के अंदर एनर्जी क्या है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम कंसिडर कर रहे होते हैं एनर्जी को। तो एटम के अंदर पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, एनर्जी मौजूद थी, एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, एनर्जी में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? क्या समझते हैं आप? बताइए भाई, क्या एटम की उस एनर्जी में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा? एटम की उस एनर्जी में चेंज आएगा, लाजिम आएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इस एटम में जो एनर्जी का चेंज आया, क्या कहते हैं, द एनर्जी चेंज विच ऑकर्स, वो एनर्जी चेंज जो आएगा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन एटम। जो एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उस एटम में जो एनर्जी चेंज आएगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेसिकली द एनर्जी चेंज ऑफ एन एटम विच ऑकर्स, यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेना इस मुकाम पर, of an atom, the energy change of an atom which occurs when an electron is gained by an atom। बात समझ में आ रही है? तो उसने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो लाजिम सी बात है उसमें एनर्जी का चेंज आएगा, और इस एनर्जी के चेंज को जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आया, इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। बात यहां तक सबको क्लियर हो गई? मुझे जरा बता दीजिए कि बात आपको समझ में आई या नहीं आई। सही है। अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा मामला समझाऊं। देखो मिसाल के तौर पर, जैसे एक एलिमेंट है सोडियम, सोडियम में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, हमने उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन इसके बरक्स मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो होता है +2 का चार्ज, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नहीं निकलते, मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। फिर मैग्नीशियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। बात समझ में आती है? जब मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो फिर वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है,
हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो अपनी तरफ खींचता है। क्या कहा मैंने? मैग्नीशियम में से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम, तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। तो हम फिर उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। बात समझ में आती है? सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अच्छा, अब मिसाल कंसिडर करते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की उससे ज्यादा होती है, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की उससे भी ज्यादा होती है। लेट्स कंसिडर अ थिंग। द थिंग इज दैट कि कंसिडर करते हैं मेरे हाथ में ये 3 मार्कर्स हैं। सही, मेरे हाथ में ये 3 मार्कर्स हैं। मैंने इन तीनों को ग्रिप किया हुआ, अच्छे तरीके से मैंने ग्रिप किया हुआ। अब कोई शख्स आता है, कहता है मुझे एक मार्कर चाहिए। अब वो एक मार्कर खींच रहा है, मतलब मेरे हाथ की 100% फोर्स इन तीनों पर डिवाइड हुई है। 33.3, 33.3, 33.3, ये फोर्स पूरी कंप्लीटली मेरी डिवाइड हुई हुई है इस तरीके से 3 मार्कर्स के ऊपर। कोई शख्स आता है, कोई कहता है कि भाई मुझे एक मार्कर इसमें से निकालना है। तो अब वो एक मार्कर के लिए फोर्स लगाएगा, उसे कितनी फोर्स अप्लाई करनी है? उसे 33.3 वाली फोर्स अप्लाई करनी है जो मैंने इस पर लगाई हुई है। बात समझ रहे हैं मेरी? वो एक मार्कर निकाल लेता है, निकल गया आसानी से। अब मैंने जो फोर्स लगाई हुई है वो कितने मार्कर्स पर है? वो 2 मार्कर्स पर फोर्स लगी हुई है, 50%, 50%। अब मैंने ज्यादा ताकत लगाई हुई है। मुझे बताओ, जितनी ताकत से पहला मार्कर निकाला गया था, क्या उतनी ताकत से दूसरा मार्कर निकलेगा, या ताकत ज्यादा दरकार होगी? व्हाट डू यू थिंक? अब जो मैंने मार्कर्स को ग्रिप किया हुआ है, जो सिर्फ 2 मार्कर्स है मेरे पास, इसमें होगा ये कि भाई अब तो मेरी जो टोटल 100% फोर्स थी उसमें से 50% फोर्स यहां पर अप्लाई हो रही है ना, तो अब ताकत ज्यादा दरकार होगी, तब जाके दूसरा मार्कर निकलेगा। चलो, दूसरा मार्कर भी निकाल दिया गया। अब तीसरा मार्कर है। अब इस तीसरे मार्कर पे तो 100% फोर्स लगी हुई है भाई। इसको निकालने के लिए दूसरे मार्कर के बराबर की फोर्स चाहिए या ज्यादा दरकार होगी? व्हाट डू यू थिंक? इसको निकालने के लिए हमें और ज्यादा ताकत दरकार होगी। इसी तरह से एटम का भी सीन होता है। देखो, एटम में होता है सेंटर में न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज एरिया। हम जानते हैं, नील बोर और रदरफोर्ड दोनों को हमने पढ़ा है। पॉजिटिव चार्ज एरिया होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींच रहा होता है। हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की डेरिवेशन ड्राइव की, हमने पढ़ा है उसके अंदर के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये इसको अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसको रोके रखा हुआ होता है। ऑर्बिट के अंदर 2 फोर्सेस है ना, दोनों जो सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस थी। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगी, वो कम होगी। क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो पहले वाले से कम होगी या पहले वाले के बराबर या ज्यादा? व्हाट डू यू थिंक? कम, बराबर या ज्यादा? सिंपल फिनोमेना है कि पहले वाले को हमने जिस एनर्जी से निकाला था, दूसरे वाले को निकालने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी हमारे पास दरकार होगी। बात समझते हैं? तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा दरकार होगी या कम दरकार होगी? बता दो भाई। बोलो भाई। भाई एक ही क्लास में जाग रहा है कोई, या बाकी सारे सब सो रहे हैं? सब सो रहे हैं मेरे ख्याल में। ज्यादा दरकार होगी हमें एनर्जी, ये किसने बोला है? कम? नहीं बेटा, कम नहीं होगी, ज्यादा एनर्जी दरकार होगी ना। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, उससे ज्यादा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, और फिर उससे ज्यादा तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एनर्जी दरकार होगी। तो ये जो एनर्जी है, इसमें जरा आपने कोशिश ये करनी है इनको समझने के लिए कि पहली आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, दूसरी आयनाइजेशन पोटेंशियल उससे ज्यादा, और तीसरी आयनाइजेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल उससे ज्यादा हमारे पास दरकार होती है। बात समझ में आती है? बात यहां तक सबको समझ में आ गई? चलिए, अब आगे की जानिब हम चलते हैं। इट मीन्स दैट वी हैव अ बिट टाइम लेफ्ट। हम आगे की जानिब अब चलते हैं। हाँ, मुझे अंदाजा है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। अच्छा भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं बात को। अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने पास। हमने ऑफबो प्रिंसिपल, हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हमने N+L रूल, और हमने जो है वो हुंड रूल, इन तमाम रूल्स के बारे में पढ़ लिया। दीज आर द रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दीज आर द रूल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने तमाम लोगों ने मेरे ख्याल में लेक्चर्स देख लिए होंगे जो मैंने लेक्चर दिया था,
उस लेक्चर के, आपने लास्ट लेक्चर जो क्लास का हमारा बनेगा, तो उस लेक्चर के मुताबिक अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता है। सही है। मैं ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काम करने जा रहा हूँ। अब आप बिल्कुल फोकस के साथ देखिएगा। मिसाल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो है बोरॉन, उसका एटॉमिक नंबर गिवन है 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट करनी है। सबसे पहली बात, तो अगर आपको याद ना हो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस, दैट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 और सीक्वेंस गो ऑन, अगर वो याद ना हो तो अपनी कॉपी में साइड में आप ऑफ बो प्रिंसिपल का जो चार्ट था वो बना लीजिएगा, जिसमें हमने डायगोनल्स ड्रॉ करके क्रॉस किया था। ऑफ बो प्रिंसिपल का चार्ट बना लीजिएगा ताकि आप जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको अंजाम दे सकें। सर आपने कहा कि बोरॉन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो एटॉमिक नंबर तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो सर यहां तो मसाइल हो गए। सुनो मैं बताता हूं। देखो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर जितने एलिमेंट्स पैदा किए उनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर रखी। एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है तभी तो वो न्यूट्रल होता है। अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर ना हो तो वो आयन कहलाता है। यहाँ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, तो एटॉमिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पता चल जाएगी। इट मींस कि हमें जो बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉन्स को प्लॉट करना है, दीज आर द 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट करने हैं, 1s2 2s2, काउंट करते हुए चलेंगे, 2 और 2 हो गए 4, और फिर बिलाखिर हमारे पास बचा 2s2 के बाद आता है 2p। सर 2p की तो जो कैपेसिटी होती है p, देखो जो पहले नंबर लिखा है ना ये ऑर्बिट का नंबर है, यानी कि शेल का नंबर है। जो ऊपर छोटा सा नंबर लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है ये। तो 2p के ऊपर हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट करने, 2 और 2 4, सिर्फ एक बचा 5। सर p की कैपेसिटी तो 6 थी, तो बेटा जब p की कैपेसिटी 6 है तो सिंपल फिनोमेना सिर्फ इतना है, आपको कैपेसिटीज थोड़ी देखनी है, आपके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखनी है। आप कैपेसिटी को एक्सीड नहीं कर सकते, कैपेसिटी के अंदर रहते रहते अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कम बचे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स कम प्लॉट करेंगे। मिसाल कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर गिवन होता है 17। आओ 17 को प्लॉट करते हैं। 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 2p6 तक 10 हो जाते हैं। 2p6 तक ना हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट हो जाते हैं। तो याद रखना, अगर कोई भी एलिमेंट 10 से ऊपर वाला है ना तो 10 तक तो सीधे सीधे लिखते आ जाओ, 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचे कितने? 7। 2p6 के बाद आता है 3s2। सर 10 और 2 हो गए 12, बचे 5। 3s2 के बाद आता है 3p6, लेकिन हमारे पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3p5। दैट्स गुड। चलो आओ एक और एलिमेंट की जानिब चलते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर गिवन होता है 11। 11 इसका एटॉमिक नंबर गिवन होता है। अब अगर 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो आइए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए यहां तक, 11 प्लॉट करने हैं तो 3s1 आ जाएगा हमारे पास। एक और एलिमेंट प्लॉट करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 10 से कम है तो 10 से कम चलने में, 1s2 2 हो गए, फिर 2s2 4 हो गए, और फिर 2p4 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल हमारे पास। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही? यस सर। सही है, दैट्स गुड। अच्छा अब अगर हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं मैं जिसका नाम है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12। 12 को प्लॉट करते हैं, 1s2 2s2 2p6 और फिर बिलाखिर 3s। दैट्स गुड। यहां तक आपने प्लॉट कर लिया। अच्छा लाजिम नहीं है सिर्फ सिंपल एटम्स आएंगे प्लॉट करने के लिए, हो सकता है आइंस भी आ जाए, हो सकता है आइंस भी आ जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ आ गया Na पॉजिटिव। हम जानते हैं किसी भी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसका मतलब उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया? व्हाट डू यू थिंक? गेन किया है, गेन। वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और आगे लिखा हुआ है भाई Z, यानी कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11। तो यानी कि इसने टोटल तो 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने 10 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट करनी है मेरा बेटा 10 की। तो हम प्लॉट कर देते हैं 10 की, 1s2
2s2 2p6। सवाल ये कि सर 11 लिखे हुए थे आपने 10 क्यों प्लॉट करे? तो बेटा बात सिर्फ इतनी है, सोडियम के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव के साथ नंबर नहीं लिखा हुआ इट मींस +1 है ये। आओ कंसिडर करते हैं एक और एलिमेंट, ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं जिसपे चार्ज है 2 नेगेटिव का। नेगेटिव चार्ज हमें क्या बताता है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर एक्चुअल होता है वो होता है 8, तो हमने जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट की तो कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट करने, कितने प्लॉट करने बताओ? 10 करने हैं सर। 10 प्लॉट करेंगे, 1s2 2s2 और 2p6 प्लॉट कर देंगे हम। फिर एक और एलिमेंट पे डिस्कस कर लेते हैं आइंस की फॉर्म में ही। हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम, इसके ऊपर चार्ज आता है 2 पॉजिटिव का। मैग्नीशियम का जो एक्चुअल एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेटा 12। कितना होता है वो? 12 होता है। तो हमारे पास +2 का चार्ज है, इट मींस हमें कितने प्लॉट करने हैं? लूज क्या है? लूज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना भाई। 10 करने हैं सर, 10 10। प्लॉट करने हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और गेनिंग बताता है, जो साथ लिखा हुआ नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता है कि कितने लूज या गेन हुए हैं। तो उसी के हिसाब से प्लॉट करेंगे। अब Z12 यानी कि हमें 12 प्लॉट करने थे लेकिन इसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया, सो वी हैव टू प्लॉट द 10। तो 1s2 2s2 और 2p6। एक आसान सा सवाल करने जा रहा हूं मैं सबसे, यहां सिर्फ यहां तक की बात करूं, यहां तक देखो, बोरॉन है, क्लोरीन है, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है किसी की? जी जी सेम है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनमें से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होती। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे एटम से सिमिलर नहीं हो सकती। लेकिन अब जरा नीचे देखो, 1s2 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 2s2 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 2p6 2p6 2p6, एलिमेंट्स अलग अलग है, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है इनकी? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे तमाम आयंस, बेसिकली एटम्स नहीं होते, आयंस, वो तमाम आयंस जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। वो आयंस जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है उन्हें कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। क्या कहते हैं उन्हें? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। बात यहां तक सबको समझ में आती है मेरी? जी आती है बिल्कुल। एक जी एलिमेंट सर। और प्लॉट करा रहा हूं मैं, एक एलिमेंट और प्लॉट करा रहा हूं। देखो आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क क्या है, हमने नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करना है। होमवर्क क्या है, आपने एलिमेंट्स जो हैं वो आपने तकरीबन 20 तक आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, आपकी किताब का पहले सफे पर पीरियोडिक टेबल बना होता है, उस सफे में आपके पास जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर एटॉमिक नंबर्स लिखे होंगे, 1 2 3, इस तरह सीक्वेंस चल रही होगी। 1 हाइड्रोजन होगा, सही, आप लोगों की किताब में तो इस तरफ नजर आएगा जब आप खोलेंगे तो 1 हाइड्रोजन होगा आपके लेफ्ट साइड पे, फिर उसी की सीक्वेंस में जो है वो हीलियम होगा, फिर नीचे आपके पास लिथियम, फिर जो है वो बेरिलियम, फिर इधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, चलते चलते 20 तक आओगे। पहले कहाँ तक आओगे? 20 तक आओगे 20 तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्लॉट करते हुए। 20 नहीं, सॉरी, आप आएंगे 21 22 23 24 25। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये ऑक्सीजन की नेगेटिव वाला दोबारा समझाएगा। ऑक्सीजन पे चार्ज लगा हुआ है -2 का। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए गए हैं। कितने गेन किए गए? 2 गेन किए गए। ऑक्सीजन का एक्चुअल एटॉमिक नंबर होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, लेकिन उसने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बाद टोटल बताओ? 10 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 10। 10 प्लॉट करे, हमने 10 प्लॉट करे, लिखा हुआ 8 है लेकिन हमने प्लॉट 10 करे। उसकी वजह सिर्फ क्या है? वजह यह है कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई थी या कम हो गई थी, क्योंकि ये आयंस थे। बात समझ में आती है यहाँ तक सबको? जी जी सर। जी बिल्कुल आती है सर। अच्छा, अब मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे 1 मिनट दो, मैं पीरियोडिक टेबल जरा देखूं, फिर तुम लोगों को मैं बताता हूं कि कहां तक आप लोगों ने एलिमेंट्स को प्लॉट करना है। एक लम्हा दे दीजिए मुझे। आपके जो होमवर्क की फॉर्म है बेसिकली,
अच्छा, आपने जो एलिमेंट्स को प्लॉट करना है वो पहले आपने प्लॉट किया उनको 27 तक, सही है। पहले आपने प्लॉट किया 27 तक। बात यहां तक समझ में आती है? 28, सॉरी जी माधव, सर। 28 आपने 28 तक के एलिमेंट्स को प्लॉट करना है, यानी कि 28 पे लिखा हुआ होगा निकिल, हाइड्रोजन से लेकर निकिल तक को प्लॉट कर लेना, सही है, सबसे पहली बात। फिर स्टार्ट करना 31 से, 31 पे लिखा होगा गैलियम, 31 से स्टार्ट करना और चले जाना 38 तक। इसी तरीके से मैंने क्या कहा, आपने 1 से स्टार्ट करना, प्लॉट करना है 28 तक पहले, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट करना है उसको कहाँ से, आपने उसे स्टार्ट करना है 31 से, और फिर आपने चले जाना है उसे कहाँ तक लेके, 38 तक। बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? यस सर। चलो आगे की बात को बढ़ाते हैं। मैं एक एलिमेंट प्लॉट करा रहा हूं जो अक्सर पेपर में आता है, अक्सर और बेशतर जो है वो एलिमेंट पेपर में आ रहा होता है, तो मैं उस एलिमेंट को प्लॉट करवा दूं ताकि आप लोगों को जो है वो उसके लिए मसाइल ना हो। अक्सर और बेशतर वो एलिमेंट आ रहा होता है हमारे पास, उसका नाम है कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम प्लॉट करेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, सही है। अच्छा आ जाओ, 29 को जब हम प्लॉट करने लगते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना होगा, 10 यहाँ होगा, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 हो चुके, 29 तक जाना है। 3p6 के बाद आता है 4s2, 18 और 2 20 हो गए, 20 के बाद बचे कितने, 9। 4s2 के बाद आता है 3d9। ऐसी है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही। गलत है, ये गलत है, गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये। सही क्या होती है ये मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर सर मतलब बताऊंगा। सीरीज वाइज तो बिल्कुल सही है। सीरीज सही है, लेकिन इसके अंदर कुछ गलती है, इसके अंदर कुछ गलती है, और वो गलती किस अंदाज में है, हमारी क्लास फिलहाल इस वक्त एंड हो गई है। सर मेरे ख्याल से 3 और 4 के नंबर के बीच में होगी गलती। बिल्कुल गलती में ही है। एक काम करो, क्लास रीज्वाइन कर लो।